अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ सुहेल रशीद आपके सामने मौजूद और मेरे साथ हसनात मलिक साहब एक बार फिर आज मौजूद हैं। उनसे आज के दिन की जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, जो पार्लियामेंट में बिलखसूस कानून साजी का अमल जो शुरू हो गया, कौमी असम्बली से इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूर हुई। क्या एक सादा कानून साजी जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसको रोक सकती है, उस पर अमल दरामद का रास्ता रोक सकती है? क्योंकि आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं तो डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरी टाइम लाइन दी थी कि अमल दरामद कब तक होगा, उसके जवाब में क्या इलेक्शन कमीशन अब सुप्रीम कोर्ट को कोई नया मौक़िफ़ उसके सामने रखने वाला है, ये मामला किस तरफ आगे बढ़ने वाला है, इन सारे इशूज़ पर आज बात करेंगे। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए क्या अब भी कोई ऑप्शन बाकी है, और जो हुकूमत की कोशिशें हैं बज़ाहिर, क्या कोई जुडिशल पैकेज आ सकता है उनको मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने वाला, ये सारे इशूज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो बेसिक समझने की चीज़ है उस पर चलते हैं। सादा कानून साजी जो आज कौमी असम्बली से मंजूर हुई है, मलिक साहब, क्या आप समझते हैं कि ये इनफ होगी 12 जुलाई के ऑर्डर को गैर मौसर करने के लिए? जो अब चूँकि ये तो पहले हमने भी डिस्कस किया था, लेकिन अब प्रैक्टिकली ये सिलसिला शुरू हो चुका है और बज़ाहिर बड़े पुरअतमाद नज़र आते हैं गवर्नमेंट के जो सर्कल्स हैं वज़ीर कानून कि जी वो बड़ा बेहतर कदम उन्होंने उठाया और बड़ा आइनी उठाया है। आपको क्या लगता है, ये आज की सारी जो मश्क है, कहीं तफसीली फ़ैसले से ये सारी गैर मौसर खुद तो नहीं हो जाएगी? बहुत शुक्रिया। देखें, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी 12 जुलाई को, वो आइन की इंटरप्रिटेशन की, आर्टिकल 106, आर्टिकल 51, आर्टिकल 17 का भी अब जिक्र ज़हरी बात है डिटेल में होगा, रीज़न में होगा। यहाँ इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके और उस एक फ़ैसले का असर ज़ायल किया जा रहा है, जो मेरा ख्याल है कि पॉसिबल नहीं है, बल्कि इनके अपने लोग कहते हैं कि 2 मिनट में नहीं ये चीज़ खड़ी हो सकती। बाकी देखें, ये पार्लियामेंट भी जिस पे बड़े सीरियस किस्म के सवालात हैं, ये चल रही है। इसी तरह जो है वो इस अमेंडमेंट के तहत माल गनीमत दोबारा पीपल्स पार्टी नून को अगर मिल जाए और फिर जुडिशल पैकेज आ जाए और हर जज को 3-3 साल मिल जाएँ और चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ मज़ीद 3 साल उनको मिल जाएँ, तो हम क्या कह सकते हैं? कानून और आइन तो बड़ा वाज़ेह है। लेकिन ऐसा करना आपको नहीं लगता कि रनिंग अगेंस्ट द टाइम वाली बात होगी, कि इतनी स्पीड लगानी पड़ेगी कि आपको पता है कि जो आप कानून साजी कर रहे हैं शायद कल अदालतों में ये बरकरार ना रह सके, तो फिर फौरी तौर पर होगी, फौरी तौर पर मखसूस नशिस्तें वापस हुकूमत को मिलेंगी, फौरी तौर पर एक ही दिन में या हफ्ते या इतवार के दिन फिर पार्लियामेंट बिठा के आपको आईनी तरमीम निकालनी पड़ेगी ताकि प्रोलॉन्ग की जा सके सिचुएशन, और तो कोई हल नहीं है। देखें, इस वक्त 2 ही सियासत चल रही है। ये तो सारे उस मकासद के हसूल के लिए इकदाम की जा रहे हैं ना। लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ को हुकूमत बरकरार रखना चाहती है, उसी लिए ये सारी मशक़। और दूसरा ये है कि दूसरा भी एक तबका है जो कहता है कि जी चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हों, 25 अक्टूबर को ओहदा संभालें और उनका नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। और अब दोनों ये कौन सा सर्कल है जो ये चाहता है इस वक्त? बिल्कुल हुकूमत के अंदर भी है, छोड़ देना। हुकूमत में भी बड़े बड़े लोग ज़ाहिर बात है वहाँ बैठे हैं, हुकूमत पूरी है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी है और उसमें सिविलियन गवर्नमेंट भी है। तो ये बात नहीं है कि जैसे मंसूर अली शाह को लाने के लिए कोई वहाँ भी उनको भी कोई ना कहीं से जो है वो उनके हक़ में भी बात हो रही है। ये अब देखना है कि इसमें कौन सा जो है वो हसूल गम जो जिसकी मकसद जो है वो पूरा होता है या जिसका मिशन होता है। तो अब ये है कि एक तरफ हुकूमत की ये जो चाल है कि जी ये चीज़ की जाए और जो है वो बाकी तो ये जो सीटें हैं ये पीटीआई को जो है मिल जाएं तो क्या हुकूमत गिर जाएगी? नहीं गिरेगी। हुकूमत का तो मसला जुडिशल पैकेज का है, बाकी तो कुछ नहीं है। ये सीटें वो थी 78 सीटें जो इलेक्शन कमीशन ने एक साइड पे कर दी थी। और ये जो 2 जजेज़ हैं माशाल्लाह, जैसे अमीनुद्दीन खान और जैसे नईम अफगान, ये भी अपनी जजमेंट में इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सके कि ये सीटें जो इन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिस्से की, ये इन दूसरी जमातों में क्यों तकसीम कर दी। देखिए इससे बड़ा जुल्म क्या है। अगर इससे कोई एक्सटेंशन ले के फॉर्म 47 की पार्लियामेंट की बात हो तो यहाँ पर होगा कि जी ये माल गनीमत से मिले हुए माल पे चीफ जस्टिस या जजों की एक्सटेंशन, ये अगर ये भी मेडल लेना है तो ले लें। देखें फ़िलहाल तो बहुत चीज़ें काजी साहब के लिए थोड़ी मुश्किल हैं, कठिन है, कानून और आइन के हिसाब से तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन यह है कि वो कानून और आइन को ख्याल रखा जाएगा या नहीं। यहाँ मार्शल लॉ भी लग जाते हैं, उनको वो चला भी लिए जाते हैं 4-4 साल, तो कोई भी हल निकल आ सकता है। जिस तरह अभी ये हल फ्रस्ट्रेशन में निकाला गया,
या जैसे काजी फैसल ने कहा रिव्यू जल्दी लगाएं, इन्फ्रक्शस हो जाएगा। कभी ये हुआ है कि 4 दिन बाद रिव्यू जो है वो फाइल हो रहा है, ऐसे रिव्यू जो हैं वो फाइल नहीं होते। एक बात और बताएं कि आज 6 अगस्त है, 12 जुलाई को फ़ैसला आया था, उसके बाद इख्तलाफी नोट तो आए, नज़रसानी के ऊपर मीटिंग मिनट्स तो लीक हुए कि या पब्लिक किए गए कि जनाब नज़रसानी क्यों नहीं लग रही नून लीग की। जो अक्सरियती बेंच है, जो 8 जजेज़ हैं, उनका तफसीली फ़ैसला आज 6 दिन बाद 1 महीना हो जाएगा, वो तफसीली फ़ैसला भी नहीं आया। और फिर जो ऑर्डर में कहा गया था कि अगर कोई इबहम हुआ तो इलेक्शन कमीशन वापस रजू करेगा, इलेक्शन कमीशन ने रजू किया जी के बाकी 41 के बारे में हम कन्फ्यूज़ हैं सो कॉल्ड कि जी इनके हम किससे वेरिफिकेशन ले, पीटीए का पार्टी स्ट्रक्चर हमारे कागज़ों में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस पर राय भी नहीं दी गई, इबहम भी दूर नहीं हुआ, तफसीली फ़ैसला भी नहीं आया। तो ये सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता कि तफसीली फ़ैसला तो कम अज़ कम आ जाना चाहिए था, इबहम दूर होता? देखें, इस वक्त जो मामला चल रहा है ना वो बड़ा क्लियर है। वो जो डिटेल रीजनिंग है वो थोड़ी डिले भी हो जाए, लेकिन आज कल में कोई ना कोई सरप्राइज़ की वाइब आ रही है। कोई क्या होगा, डिटेल रीज़न आ जाएंगी, या कोई और किसी का, एक जज का नोट भी आ सकता है, या जो है वो कोई इकदाम होगा, कोई सरप्राइज़ मिलेगा आज या कल या इस 1-2 दिनों में। ये बड़ी खबर है, सरप्राइज आ सकता है। सरप्राइज देखें ना, अब हर चीज़ तो अब हम इधर सारा दिन गुजरते हैं, हमें थोड़ा बहुत समझ आ जाती है कि कुछ हिलजुल है। अब हिलजुल क्या है वो नहीं पता, कि हिलजुल असल क्या है, उसके लिए फिर कोशिश करेंगे। कोई थोड़ी बहुत एक जो है एक खबर के लिए आपको पूरा दिन लगाना पड़ते हैं, बल्कि 2-2, 3-3 दिन, तो एक कहीं से कोई। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे मंसूर अली शाह के हवाले से भी काम जारी है। ये बात है कि उनको भी जो ये कहा जा रहा है कि उनको नोटिफिकेशन उनका कर देना चाहिए। ये गुड कॉप बैड कॉप तो नहीं है कि अगर आखिर में हमारा हर बार नाकाम ही हुआ तो जैसे मंसूर अली शाह साहब को भी ये कम अज़ कम लगे, वो फैन ना हो के मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की। आलिया नीलम के मामले में यही किया हुकूमत ने, उनके साथ इन टच रहे। इधर से पूरी गेम हुई कि शुजात साहब की, तो जब देखा कि जजेस ज़्यादा उधर सारे हैं तो हुकूमत ने अपना जहन जैसे आलिया नीलम के हक़ में किया। हालांकि सबको पता था कि इधर आपके सामने करारदादें भी कुछ आई, कुछ लोगों ने प्रोग्राम भी किए कि सेनेटी प्रिंसिपल को जस्टिस काजी फैसल वैलेट कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया लाए कि जस्टिस काजी फैसल ने एक एकदम कुछ गलत किया, ठीक है, उसके बाद उस दिन प्रोग्राम भी हुई है जो बड़े उनके मद्दा लोग हैं, तो उससे लगाएं कि काजी साहब कितने, जब वो अपनी आज़ादाना चीज़ों पे जाएंगे और एक जो नैरेटिव है उससे हट के कोई चीज़ करेंगे, जो एक सोच है या रियासत के बयानिए से थोड़ा सा आगे पीछे होंगे, तो उनके साथ क्या होगा, ये बड़ा वाज़ेह है इस मुल्क में। तो देखें, जैसे मंसूर अली शाह जो हैं वो मेरा ख्याल है कि डिटेल रीज़न जो हैं वो इस वजह से भी होंगी कि डिटेल रीज़न अभी जजेस छुट्टियों पे हैं, जैसे मुनीब अख्तर भी हैं, और डिटेल रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि जल्दी नहीं है, मे भी लेट हों। और इलेक्शन कमीशन अगर ये जो आज हो रहा है कि जी लास्ट डेट है और वो वेबसाइट पे अगर उनकी MNAs की लिस्ट नहीं करती तो भी वायलेशन होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को अब देखते हैं कि उसमें वो क्या करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को एक चैलेंज है, और बड़ा चैलेंज ये है 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला जो सुप्रीम कोर्ट आर्डर अमल दरामद नहीं करती, जिसकी वजह से इस वक्त जो हमारी हुकूमत है उसको उस चक्कर में ही दोबारा वो एक मूव करने जा रहे हैं कि वो आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्या किया है तू। लेकिन इस दफ़ा ये जज जो हैं ये एक किस्म का, इसमें उस वक्त तो एक हम ख्याल जजेस थे जो बंदियाल साहब, इस वक्त कुछ और जजेस भी हैं। जस्टिस काजी फैसल में भी साइड पे होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त मेजॉरिटी और जो एक बड़ी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, सिविल सोसाइटी में और भी मीडिया में भी, वहाँ ये बात हो रही है कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर अमल दरामद करें। तो ये अब जो हुकूमत के इक़दाम हैं उसमें यही लग रहा है कि ताकि जजेस पे दबाव डाला जाए। जैसे मंसूर अली शाह से भी कुछ किया जाए कि जी फॉर्म 45 का क्या करेंगे, 47 का क्या करेंगे, वो जो फैसला है वो पिटीशन का क्या होगा, सिस्टम की गारंटी थी काई साहब, आप कितनी गारंटी दे सकते हैं, ये बातें भी तो होती हैं ना। ये तो अनफॉर्चुनेट है ना कि नया आने वाले चीफ जस्टिस से पेश की गारंटीज मांगी जाएं। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब, ऐसा नहीं होता कि कोई गारंटी होती है, कोई हिंट लिए जाते हैं ना कि भाई वो क्या मूड में है, किस तरह। और मेरा ख्याल है कि वो हुकूमत को चलता नहीं करेंगे। 12 जुलाई के ऑर्डर के बाद कोई और हिंट चाहिए। वो सिर्फ ये कहते हैं जिसको जो वोट पब्लिक ने दिया वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। पार्लियामेंट अवाम की उमंगों के बरक्स तश्कील नहीं पानी चाहिए, उमंगों की तर्जुमान होनी चाहिए, इतनी सी उनकी बात है। और क्या इसमें, लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेटजाइज भी करते हैं ना। एक चीज़ होती है कि उसका एक मौका मुनासिब, ऐसे तो नहीं है कि पहले दिन ही चीज़ इस तरह कर दें। उसके लिए
देखें जब कुछ ना कुछ कहीं से भी आपको हेल्प चाहिए होती, एक रायामा हुकूमत कितनी पावरफुल है, कितनी कमज़ोर है। देखें अब इसमें मच मोर डिपेंड कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, इस पूरे मामले में इस्टेब्लिशमेंट की क्या राय है। इस्टेब्लिशमेंट क्या काई साहब के साथ बिल्कुल उनको हर हाल में लाना चाह रही है, या न्यूट्रल हो गई है, या ये सिर्फ नून लीग का इकदाम है कि जी ये जो इलेक्शन एक्ट का, या ये है कि हुकूमत इसमें तकसीम है, दो हिस्सों में है, या दोनों साइड पे एंगेज किया हुआ है काई साहब को भी, ताकि फ्रस्ट्रेट ना हो और फ्रस्ट्रेशन लेकिन आज का जो स्टेप है, जिस स्पीड से एक हफ्ते के दौरान इन्होंने बढ़ाया है आगे मामला, मुझे तो लगता है कि एक तो ये भी मैसेज क्लियर दे रहे हैं कि नहीं हम तो आखिरी बाल तक लड़ेंगे। दूसरा जो पीटीआई के साथ कोई एंगेजमेंट या मुज़ाकरात वाली बात थी, वो भी उन्होंने कहा नहीं जी हम तो आपके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं, क्योंकि जब उन्हें आप एक्सेप्ट ही नहीं कर ले पार्लियामेंट के अंदर तो क्या करेंगे। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन को क्या आज का दिन गुजरने के बाद कोई कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है वो जमा करवानी होगी, या बस उन्होंने इबहम दूर करने के लिए रजू किया हुआ है वही काफ़ी है। कल परसों अगर सेनेट से और भी मंजूर हो के ये बिल इलेक्शन एक्ट में तरमीम का सदर साहब भी उसको साइन कर देते हैं, तो उसके बाद का सिनेरियो क्या होगा। इलेक्शन कमीशन फिर 12 जुलाई के आर्डर का पाबंद खुद को समझ रहा होगा, या जो ये नया कानून बन चुका है इसके तहत। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन में वहाँ कानूनदान भी मौजूद हैं जो इस वक्त जितने हुकूमत को एडवाइस कर रहे हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि ये लेजिस्लेशन सस्टेनेबल नहीं है, इससे आप जजमेंट को रिवर्स नहीं कर सकते। ये बड़ा क्लियर है, रेट्रोस्पेक्टिव का मज़ा नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, ये नहीं हो सकता। ये तो एक फ्रस्ट्रेशन में काम है कि ताकि और काई साहब को भी खुश रखें, तो ये मामला हो सकता है। लेकिन मैं जो सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है सुप्रीम कोर्ट को, यहाँ सुप्रीम कोर्ट तकसीम है। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कमज़ोर क्यों है? सुप्रीम कोर्ट किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से इस तरह की बात करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है। सुप्रीम कोर्ट के जब दो जजेस कहें कि जी गैर आइनी फैसले की अमल कोई इम्प्लीमेंटेशन का बाउंड नहीं है, उस पर पता है रात को अहमद खान साहब जो चीफ जस्टिस साहब के बड़े मद्दाह थे और पीटीआई को रोक रहे थे कि उन पर एतराज़ कभी ना करें, और 2 साल पीटीआई इसी शशोपंज में उनकी मान पे रही, और फवाद चौधरी साहब पहले से क्रिटिसाइज़ किया करते थे कि ये हमें मरो। तो अब रात को वो एयरवाई पे बैठे कह रहे थे कि जनाब ये जो इख्तलाफी नोट है जिसमें तरगीब दी गई है कि अमल दरामद ना करें फैसले पर, ये 2 जजों का, ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने लिखवाया है। आपको क्या लगता है चीफ जस्टिस साहब मतलब अपने ऐसे लोगों का भी एतमाद और साथ खोते जा रहे हैं जो उनके लिए जंग लड़ते रहे? देखिए मैं, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, और मैं आपको बताऊं मंसूर अली शाह साहब के साथ भी इससे ज़्यादा वस्त होगी कि अगर बेसिक से आप पीछे हटेंगे। ये नहीं हो सकता, किसी की गारंटी नहीं है कि हम कोई जज उसके साथ उस वक्त तक होता है कि जब वो कानून और आइन के मुताबिक चले और अपनी इंडिपेंडेंस को सिक्योर करे। काई साहब से सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, चले 13 जनवरी तो हो गया, कर गए, क्योंकि यार इलेक्शन भी करवाने थे, अगर वैसे इलेक्शन ना होते, 13 जनवरी का फैसला ना होता तो मे भी इलेक्शन ना होते, चलें वो बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देते हैं। क्यों इलेक्शन ना होते? ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह सकता है जी कि मैंने पीटीआई से बल्ला छीन लिया था कि इलेक्शन हो, वरना किसी ने इलेक्शन नहीं कराने थे। आपसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? आप एक लीगल बात कर रहे हैं ना, मैं वो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, चलें वो। लेकिन जो इंटरफेरेंस के मामले में 6 जजेस ने जो ख़त लिखे, जिस तरह काई साहब ने उस मामले को डील किया, वो बहुत ही अफसोसनाक है। और 3 साल पे एक मिसट्रस्ट है कि काई साहब को अगर 3 साल मिल गए तो इदारे का क्या रहेगा। ये एक मामला है जिसकी वजह से आप एक सर्वे कराएं विद इन जुडिशरी और पूछें कि जी अगर काई साहब को 3 साल मिलेंगे तो क्या परफॉर्मेंस रहेगी, अदलिया कितनी इंडिपेंडेंट होगी। देखें जो मामलात हैं ना जिनमें बड़े मुश्किल सेंसिटिव केसेस हैं, उनका क्या फेट हुआ। अब काई साहब की एक एडवांटेज भी उनको इस चीज़ का है कि देखें 9 मई में उनका बयानिया एक ही है, उनके सोच है कि 9 मई में वो बड़े क्रिटिकल है। हालांकि उनकी जो, मैं समझता हूँ उनकी जो हिस्ट्री जिनसे उन्होंने लेगेसी बनानी थी, वो जजमेंट अगलों ने उसको डिस्कार्ड करा दिया। 2 फॉर्मर आईजीज जी फैज़ाबाद, और फिर फैज़ाबाद में उनके होते हुए धरना भी दोबारा। मैं समझता हूँ कि काई साहब को अगर कुछ थोड़ा बहुत भी हो ना, वो जजमेंट उनकी वो इतना बड़ा असासा था कि ये चीफ जस्टिसशिप उसके आगे कुछ भी नहीं। और ये अगर घर चले जाते ना उस रेफरेंस के बाद, अगर इनको भिजवा दिया जाता, आज मैं आपको बताऊं पूरी दुनिया में इनका हर जगह होता है कि जी ये वो जज है जिसने रेजिस्ट किया, जो खड़ा हुआ है। लेकिन जब चीफ जस्टिस बने, मुझे ये बनाएं फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल फैसला करें, नहीं हो रहा। जिम्मेदारी किसकी है? वकील तो कहेंगे मैं नहीं हूँ बेंच में नहीं है तो कमेटी में डिले क्यों हो रहा है? आप चीफ जस्टिस हैं, यहाँ अरशद शरीफ का केस छुट्टियों में लग रहा है, उन जजेस को रिक्वेस्ट क्यों नहीं की गई? और या आप ये बात, मैं समझता हूँ वो एक ऐसा मामला था कि छुट्टियों से पहले क्यों नहीं डिसाइड हुआ? जब ये मामला कमेटी को भेजा गया था कि जी आप दोबारा लार्जर बेंच बनाएं, कितना महीने, 1.5 महीने 2 महीने केस लगा, इसको पेंडिंग रखा गया। देखिए वो तमगा जाएगा काई साहब।
कुछ केस हैं, मैं आपको सहेल बताऊं, जो 3 चीफ जस्टिस ने उनको हाथ नहीं लगाया, और सिविल लिबर्टीज़ है, उनसे बड़ा केस नहीं। एक केस था 2019 में, खैबर पख्तूनख्वा में जो इंटरनमेंट सेंटर थे उनको गैर आइनी डिक्लेयर किया पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सेठ। 1000 से ज़ायद बंदे मौजूद थे। उसके बाद ये होता है कि केपी गवर्नमेंट पीटीआई की और फेडरल गवर्नमेंट पीटीआई की ये अपील दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जजमेंट नवंबर 2019 में सस्पेंड हो जाता है। जस्टिस काजी फैसा उस बेंच का हिस्सा होते हैं, 5 रुकनी बेंच। सस्पेंड करने वाले सस्पेंड का और डिसेंड नहीं किया। नहीं, वो सस्पेंड तो ज़ाहिर बात है, जजमेंट जब हाई कोर्ट से आती है, लेकिन साथ ही हियरिंग शुरू हो गई थी। उसमें आसिफ सईद खोसा साहब थे, मे भी उनको कई दफ़ा ये होता है ना, 3 जज सस्पेंड करके फिर मामला लार्जर बेंच को भेज। आसिफ सईद खोसा साहब ने किया क्या कि जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के 5 जज हैं उनमें शामिल किया, उस केस को लगाया। काजी साहब जब आए तो उन पर एतराज़ भी हो गया। अनवर मंसूर ने कहा जी कि हमें इस बंदे पे ट्रस्ट नहीं है, इस जज पे, ये स्टेट और स्टेट इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ है। तो खोसा साहब भी खैर वो भी पूरा उन्होंने कहा जी कि जज खुद डिसाइड करता है। काजी साहब ने कहा मैंने नहीं उठना। वो केस सुना गया। 14 दिसंबर को आखिरी हियरिंग हुई और अभी पार्ट 8 था 14 दिसंबर 2019। उसके बाद गुलजार अहमद आते हैं, नई केस लगाते हैं, वो बंदे उधर ही मौजूद। और मिसिंग पर्सन का केस इस दौरान चीफ जस्टिस साहब के सामने आ चुका है। इस साल जनवरी में टेकअप हुआ। अच्छा, उसने उमर अता बंदयाल नहीं लगा। उमर अता बंदयाल जब फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल वाला केस लगाते हैं, 9 रुकनी बेंच होता है। काई साहब वो एक नोट पढ़ते हैं, आपको याद होगा जब खड़े भी हो गए, उस नोट में जिक्र करते हैं, कहते हैं वो सिविलियन नहीं है जिनको कोई चीफ जस्टिस हाथ नहीं लगा रहा उनके केसेस को इंटरनमेंट सेंटर में। तो उसके बाद काई साहब चीफ जस्टिस बन जाते हैं और अब तकरीबन माशाल्लाह 10 से 11 महीने तो हो गए, वो केस नहीं लगता। हालांकि मिसिंग पर्सन का जो जनवरी में केस आया था उसके साथ उसको टेकअप कम अज कम किया जा सकता था, उसमें जिक्र आ सकता था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एक केस है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी साइट हुआ, कलभूषण केस में। वो केस था कि वकार सेठ साहब ने जो मिलिटेंट्स थे एलिजिडली जिनकी ट्रायल को क्वैश किया था पेशावर हाई कोर्ट में, वो 196 लोग थे तकरीबन। वो उनकी अपीलें हुकूमत ने की सुप्रीम कोर्ट ने, मज़े की बात है, पहली दफ़ा हुआ है कि क्विटल वाला मामला उस पर सस्पेंड कर दिया। मुशीर आलम साहब थे, इसमें मुनीब अख्तर साहब भी बेंच में थे। ये गुलजार अहमद साहब के दौर में ये केस लगता है। वो जो जजमेंट है पेशावर हाई कोर्ट वाली, वो कलभूषण यादव के केस में पाकिस्तानी जो वकील हैं वो साइड करते हैं, अनवर मंसूर भी उसको रेफ़र करते हैं कि आप कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हमारे, तो देखें ये जो रिव्यू में हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट में भी जब ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होता तो क्वैश की हैं सज़ाएँ। उस जजमेंट को आईसीजी अपने जो जजेस हैं वो अपनी जजमेंट में कोट करते हैं कि इस जजमेंट की वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वहाँ ड्यू प्रोसेस इंश्योर करता है। और उस जजमेंट की वजह से जो कलभूषण का जो ट्रायल था फौजी अदालतों में वो क्वैश नहीं हुआ और कहा गया कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इफेक्टिव रिव्यू दिया जाएगा। उसके बाद आपको याद होगा कि एक बिल लाया गया और फिर रिव्यू एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग, लेकिन वो जजमेंट थी वकार सेठ की। उस पर जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से माशाल्लाह पेंडिंग, डिसाइड नहीं हो रही। काई साहब चीफ जस्टिस बन गए और हर मामले में, लेकिन इंसानी हकूक़ की यादगार तो तेज़ी से बन रही है। ये सामने कल मैंने उस पर खड़े, देखिए मैं आपको बताऊं, ये थीसिस लिखे जाएंगे। इन्होंने जो इनके दौर में जो फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है ना, देखें मसला ये है जस्टिस काजी फैसा, देखें अब ये लोग कहते हैं जी वो फलां भी ये था, साकिब निसार और काजी साहब में फ़र्क तो होनी चाहिए था ना। आपके पीछे लोगों ने मुश्किलात झीली, जजेस ने झीली, वकीलों ने झीली, सहाफ़ियों ने झीली, जो आपके साथ खड़े थे उनको मुश्किलात आई, बड़ी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई, लेकिन वो खड़े रहे कि उम्मीद थी कि जब आप आएंगे तो इंडिपेंडेंस दिखाएं और एजेंडा ड्रिवन नहीं होगा चीफ जस्टिस। जिस तरह साकिब निसार थे या उसके बाद चीफ जस्टिस कोई प्रो चीफ जस्टिस पीटीआई था, तो आप जो है वो माशाल्लाह आपका दौर जो है वो ऐसा होता है कि एंटी पीटीआई चीफ, वो नहीं होगा। लेकिन हुआ, अब बड़ा अफसोसनाक है। इस पूरे ये जो मैंने बातें की, इसके बाद अगर 3 साल चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को मिलते हैं तो कौन से फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन होगी, मुझे बता दें। नहीं हो सकती अभी तक तो, कम अज़ कम ये तवक्को नहीं की जा सकती। लेकिन जो हामी हैं उनके अभी भी चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब, वो कह रहे हैं कि जी बिला वजह क्रिटिसाइज़ किया जाता है, वो कम अज़ कम इल इंटेंशंस वाले नहीं हैं। उन्होंने किसी साबिक चीफ जस्टिस की तरह बैरून मुल्क पैसा नहीं पकड़ा, कोई जायदादें नहीं बना ली और वो बड़े पारसा हैं, तो बेहतर है। बात यह है कि
उनकी लेगेसी इसमें नहीं है। ईमानदार तो पता नहीं ज़ियाउल हक भी तो होगा, और भी कई होंगे ईमानदार। ईमानदारी जो है वो अच्छी एक बहुत बड़ी वो ऐसी बात नहीं है। ईमानदार तो हर आदमी को वैसे ही होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जी पैसा ना पकड़े, ये तो वैसे ही हर बंदे में क्वालिटी होनी चाहिए। जो काम आपको मिला है वो इंसाफ का और सुप्रीम कोर्ट में निज़ाम इंसाफ को बेहतर करने का, मुझे बताएं आपने अपने दौर में सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया या कमज़ोर किया? आपके सीनियर पुलिस जज के ख़िलाफ़ एक करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन चल रही है, उसमें जो मटेरियल है, एम्यूनिशन है, वो सारा यहाँ से मिल रहा है। जिस तरह से जजमेंट आती हैं, रिव्यू में आप ऐसी कोई चीज़ लिख देते हैं, आयशा मलिक जी वो छुट्टियों पे आए तो जजेस वो आ जाएंगी, और उसके बाद एक ट्रोल जस्टिस आयशा मलिक के ख़िलाफ़ सारा शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखें, इसको लोग नहीं देख रहे। माजी में जो कुछ होता था ना, वो काजी साहब को ये एडवांटेज था कि उमर रज़ा बंदयाल साहब ने आपको या उस वक्त डील नहीं किया, उन्होंने किसी बेंच में आपको शामिल नहीं किया। हर एक को यही मतलब था कि यार ये जब बेंच में ही शामिल नहीं करते तो किसी को क्या पता कि काजी साहब की क्या राय है, वो तो बंदयाल साहब की अपनी। अब जब आपके पास चीज़ें आई 10 महीनों में, तो मुझे ये बताएं, पीटीआई के मामले में तो चलें आप जो भी रहे, लेकिन क्या एज ए इंस्टीट्यूशन ये जो रिज़र्व सीटों वाले मामले में जिस तरीके से चलें चीज़ें, अब हुकूमती लोगों से मैं आपको बताऊं, हुकूमती लोगों से बात की जाए ना, जो उनकी रेलेवेंट लोग हैं, वो कहते हैं इस सारे केस का सत्यानाश तो काजी साहब ने खुद किया। मैंने कहा जी कैसे? वो कहते हैं इनको नहीं मालूम था कि ये केस जो है अतर मिनल्ला और मंसूर अली शाह और मोहम्मद अली मज़हर के बेंच में शुरू में लगाने की क्या ज़रूरत थी, अपने पास लगा लेते। ये कोई कमेटी की अप्रूवल का नहीं था, और बड़ा एडवांटेज लिया गया। अपील थी ना, अपील इनको कोई मिलने गया तो इन्होंने बड़ा एडवांटेज लिया। देखें मैंने बेंच से तो इन्होंने फुल टॉस बनाई, अगलों ने छक्का मारा, उन्होंने कहा जी 78 MNA सस्पेंड। उसके बाद बहुत शोर मच गया कि जी ये क्या कर दिया, और छुट्टी बैरून मुल्क 1.5 महीने के लिए, ये कोई तरीका है ये। अब तो फिर जब कमेटी में आया मामला, तो फिर क्या हुआ, कमेटी में आपने कहा जी पहले जी वो जज बैठे हैं जो चीफ जस्टिस नहीं बनने वाले, उनमें अमीनुद्दीन सरबराही माशाल्लाह करते हैं। आज जो उनका जो नोट है, इससे अंदाज़ा लगाएंगे फैसला क्या आता। तो वो मुनीब साहब ने कहा कि नहीं, जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो लीड करें बेंच को, और 7 रुकनी सीनियरिटी पे बेंच। काजी साहब ने फिर समझा कैलकुलेशन की होगी, उन्होंने कहा जी फुल कोर्ट। अब फुल कोर्ट मैनेज आपसे नहीं हुआ। देखें बात यह है, 3 जज जो कराची के थे वो आप कर सकते थे, ये नहीं हुई। वो तो किसी को आखिरी टाइम तक नहीं पता था ना वो किधर जा रहे हैं। अगलों ने जो भी किया, जिस तरह भी किया, देखें आप जब बीइंग ए चीफ जस्टिस आपसे जज नहीं मैनेज हो सके, या आप कन्विंस नहीं कर सके, या वो तो फिर क्या है। फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी तबाही की। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट भी जमा करा दिए। हालांकि कुछ लोग वो कहते हैं पीटीआई वाले कि जी वो डॉक्यूमेंट में कुछ है, लेकिन जो करा दिए उसमें भी इतना कुछ दे दिया कि उन्होंने कहा जी 39 की तो एफिलेशन है, मान ली गई, 40-41 का कह दिए। तो आधा केस तो पीटीआई जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, जिस तरह, अगर मुझे बताएं काजी साहब ऑर्डर नहीं कर रहे थे शुरू में रिकॉर्ड का, तो वो रिकॉर्ड ना करते, समझ जाना चाहिए था ना, रिकॉर्ड ना जमा कराते, तो मंसूर अली शाह साहब के लिए फिर सबका कहना पड़ता कि जी इनको करें। अब कम से कम 39 पे तो डिस्प्यूट ख़त्म हो गया ना। फिर जब गेम बनी कि मंदोखेल साहब का नोट बीच में शामिल किया गया, कैलकुलेशन की गई। मैं आपको बताऊँ, वो मंदोखेल साहब का नोट बहुत ही एक स्मार्ट मूव थी। उसमें पीटीआई को भी सीटें मिलती, लेकिन उसमें कहा गया था कि माल गनीमत दोबारा तकसीम होगा, क्योंकि पीटीआई में जो लोग जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए, जो आज़ाद थे, वो पीटीआई ज्वाइन नहीं करते। लेकिन मंदोखेल साहब का नोट, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें 39 पीटीआई को नहीं मिलने थे, वो 5-6 लोग थे जो अभी कहीं नहीं। वो ये था कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड, उन जजेस ने यही कहा, मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा जी आपने फिर वही इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मा चीज़ें डाल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ही तो तबाही की है, वो इस पूरे सिस्टम को मनूवर कर लेगा और सारा जो मकसद है वो फिर अचीव हो जाएगा। लेकिन वो उसमें इतला ये थी कि JUEF के बंदे भी शामिल थे। 216 हुकूमत समझ रही है कि हमें 9 बंदे चाहिए। तो मंदोखेल साहब के नोट में 12-15 भी आ सकते थे, 12 भी काम हो जाता कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी फेल हुआ। अब जो है वो, तो ये आप देखें, अब कोई बंदा कहता है ना ये कानून और आइन की जंग है, ये जुडिशल पैकेज की जंग है, मैं समझता हूँ। और एक तरफ वो तबका है जो जुडिशल पैकेज को रोक रहा है, और एक तरफ जो है वो वन लाइनर जाते जाते जुडिशल पैकेज की जंग है। तो क्या हुकूमत इस तरीके से कामयाब हो जाएगी या नहीं? मैं समझता हूँ कि नून लीग ने ब्लंडर किया पनामा केस में भी, सारे जजेस को फेंड किया। कुछ 2 जजेस हैं उनके ख़िलाफ़, उन्होंने सबके ख़िलाफ़ कंपेन चलाई, और उनका खमियाजा उनको ये भुगतना पड़ा कि 2018 से लेकर 22 तक एंटी नून ही चीफ जस्टिस चलते रहे। अब ये जो काम करने वाले हैं ना, इससे अगर ये कर दिया, हालांकि कुछ एक तबका है जो हुकूमत में भी वो कहता है कि नहीं ना करें,
अगर वो ये काम करेंगे ना तो काजी साहब बच गए तो पहले तो फिर ये है कि काजी साहब को स्टेबल करना पड़ेगा साल एक, सिस्टम की स्टेबिलिटी कितनी आएगी वो ज़रा देखना। अगर ना बचे तो इफ्तिखार चौधरी को पीपल्स पार्टी बहाल नहीं करना चाह रही थी, मजबूरन किया, तो क्या किया उसने 2009 से 13 तक। इसी तरह अगर आपने फिर इन जजेस की आर्डर को इम्प्लीमेंट करके और मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन दे भी दिया तो जजेस कहेंगे इन्होंने कौन सा एहसान किया, ये तो हमने खुद किया। तो इस वजह से नून लीग को पास बड़ा एक सुनहरी मौका है कि वो चीज़ों को देखे, लेकिन यहाँ वहाँ ये है कि नून लीग को कि चीफ हमारा हो। और वजह यह है काजी साहब की एडवांटेज है, काजी साहब के हवाले से परसेप्शन है ये सख्त एंटी नून है, जजेस को भी काबू कर लेते हैं जो PTI को रिलीफ देना चाहे। तीसरा यह है कि इनके पास टेंडेंसी है ये किसी टाइम पे भी जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी बन सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखें आर्मी चीफ को पाकिस्तान में सज़ाए मौत बरकरार रखी काजी साहब ने। काजी साहब ने कुछ चीज़ें अपने अभी भी रखी हुई हैं, उसका मेरे हाल डिटेल जजमेंट नहीं आया। आर्मी चीफ की सज़ाए मौत काजी साहब ने वो केस का वो लवाकिन ने वो अपील विड्रॉ उसमें कोई अपील को फिर कर ही नहीं रहा था परसों, तो फिर क्या करें खुद से। लेकिन वो केस टेकअप किया ना, काजी साहब ना करते पड़ा रहता। गुलजार साहब ने नहीं किया, काजी साहब ने किया कि आर्मी चीफ को सज़ाए मौत, देखें उसके जो पेंशन है ज़ादात हैं फौजी वो ख़त्म हो जाए। काजी साहब में वो सारी टेंडेंसी मौजूद हैं जो हैं। वो अगर किसी टाइम पे जस्टिस काजी फैसल ज़िंदा हो गया तो फिर ये सिस्टम देखिएगा। ये तशवीश थोड़ी सी पाई जाती है मेरी अपनी इतलात भी है। किसी ने एक दफ़ा मुझसे डिस्कस करते करते कहा, गवर्नमेंट साइड के किसी बंदे ने, उसने कहा आपको क्या लगता है यार जिस बंदे को अपनी लेगेसी की फिक्र होती है ना, असल में उसको 3 साल और मिले तो वो लेगेसी बनाने में ना लग जाए और हमारी तबाही हो जाएगी। जज यहाँ पॉपुलर कौन होता है? पॉपुलर जज जो है ना वो होता है जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा होता है, जो स्टेटस को के खिलाफ खड़ा होता है। ठीक है, चाहे वो स्टेटस को ठीक है या नहीं, लेकिन हमने देखा है इफ्तिखार चौधरी को मिली शोहरत, उससे पहले भी जजेस को मिली होगी जिन्होंने PCU के तहत हलफ नहीं लिया। ये जो अब जो है काजी साहब को शोहरत मिली जब वो उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में रजिस्ट किया, 6 जजेस को भी उनको भी मिला सारी शोहरत। और वो काजी साहब अगर इस चीज़ में कि जी यार 3 साल मिलते हैं फिर अपना भी इमेज ठीक करना है तो फिर हो सकता है ना। लेकिन वो ये तो अब पता चलेगा। मैं वही बताऊँ ना कि बंदा किसी का नहीं होता कि मेरा बंदा चीफ जस्टिस हो। जब साकिब निसार चीफ जस्टिस बनने वाले थे तो यही बात नून लीग कर रहे थे कि हमारा चीफ जस्टिस, इन्होंने पनामा हेयरिंग 2 टैक्सी ड्राइवर ने मुझे कहा था कि आप पनामा का क्या बनेगा, अब तो उनका चीफ जस्टिस आ गया, इन्होंने इतना बयानिया बनाया। तो अपने बंदे ने फिर वो सत्यानाश किया कि पार्टी हेड के तौर पे भी इवन सेंटर भी ले ली। अपना बंदा किसी का नहीं होता, बंदा जो है ना वो अपना ही होता है, बंदा इख्तियार लेने तक अपना जो आखिर में वो जो इफ्तिखार चौधरी साहब मुशर्रफ साहब को मिलने जाते थे और परफॉर्मेंस रिपोर्ट देते थे कि कितनी पेंडेंसी हमने ख़त्म की, ये किया वो किया। जब पावर आई तो फिर बंदा न रहा, फिर बंदे ने वो किया कि जो इसकी सियासी जमातें भी नहीं कर सकी। और मुल्क में एक दफ़ा जो है वो मुशर्रफ को भेजने में अहम रोल इफ्तिखार चौधरी का था। तो ये बंदे वाला जो थ्योरी है ना, मैं तो इसको नहीं मानता। देखते हैं, वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ये भी मज़ा चख लेना चाहिए। कोई नहीं, काजी साहब भी आ जाएँ तो देख लेते हैं, क्या पता काजी साहब हम सबको सरप्राइज़ दें अगर आएँ और मुल्क में। और ये भी मुमकिन है कि वो चीफ जस्टिस तो आ जाएं लेकिन बेंच में हमेशा भी रखलियत में रहते हूँ, तो फिर मतलब फैसलों में वो तो फिर तो सारा कुछ चेंज होगा ना। फिर आपका क्या ख्याल है, जजेस कोई रहेंगे इधर? जो बहुत सारी पिटीशन पेंडिंग है, जूनियर जजेस की एलिवेशन लेजिस्लेशन होगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ हमारे मुल्क में, हमारे ख़त्े में रेजिस्टेंस है। ये हसीना वाजिद भी 2009 से 2024 तक रही, 15 साल बाद जो हालत हुई उसकी, तो कितने साल चलेगा काम? किसी न किसी टाइम पे जो चीज़ें हैं ना, दबाव और इन चीज़ों में और इलीगल तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो कुछ अरसे के लिए चल सकती हैं, उसके बाद नहीं चल सकती। बिल्कुल, कुछ अरसे तक ही ये यकीनन हो सकता है, ज़्यादा अरसे तक ज़ोर ज़बरदस्ती से डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर चीज़ों को दबाया नहीं जा सकता। असनाद मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। निचोड़ यही है कि वफाकी हुकूमत के पास शायद वो डूबते को जो तिनके का सहारा वाली चीज़ होती है, आखिरी तिनका उन्होंने पकड़ा है कि वो सर्वाइव करें। लेकिन ये आखिरी ही कार्ड है बज़ाहिर, क्योंकि और वो भी अभी कितना स्टेबल है, चल पाता है या नहीं चल पाता। मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फ़ैसला जल्द आने का इम्कान है, उसमें ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।